देखो बेटा, कल हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी लीफ की या पत्ती की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था, लेकिन किसकी पत्ती की थी? जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी। आज हम बात करेंगे किसकी? द्विबीजपत्री पर्ण की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में। ठीक है, द्विबीजपत्री में कौन से आते हैं? मटर, जो चना या फिर हम आम ले लो, है ना, ये सब किस में आते हैं? द्विबीजपत्री के अंदर आते हैं। तो द्विबीजपत्तियां जो होती है उनकी आंतरिक संरचना हम लोग देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है। तो जब भी आप एक पत्ती की स्लाइड बनाओगे तो हमको तीन जो है उत्तक देखने को मिलते हैं। एक बाह्य त्वचा या अधिचर्म, दूसरा पर्ण मध्योतक और तीसरा है संवहनपूल, एज इट इज जो हमने कल एक बीजपत्री में देखे थे, है ना। तो बाह्य त्वचा जो है इसको हम, क्योंकि एक बीजपत्री के अंदर कोई अंतर नहीं होता ऊपर और नीचे वाली में, है ना, बाह्य त्वचा में, लेकिन यहाँ की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। इसीलिए जो हम बाह्य त्वचा को दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऊपरी अधिचर्म या बाह्य त्वचा और निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद पर्ण मध्योतक, वहां पर अगर एक बीजपत्री में आप देखते हो तो वहां पर स्पंजी जो उत्तक है ना, गोलाकार उत्तक है, वो सिर्फ उपस्थित होता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप पर्ण मध्योतक देखते हो तो दो हिस्सों में डिवाइड दिखता है, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक। अभी समझेंगे। जिसको क्लियर नजर नहीं आ रहा है कुंदन बाला, तो बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको वीडियो मिल जाता है, एक बार रिवाइंड करके देख लें, है ना। तो जिसको भी दिक्कत है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो पर्ण मध्योतक को दो हिस्सों में बांटते हैं हम, खंभ उत्तक और स्पंजी उत्तक। फिर आता है संवहनपूल, है ना। तो अभी हम बात करते हैं इसकी डायग्राम बनाकर। अगर हम देखते तो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? बाह्य त्वचा। ठीक है, और बाह्य त्वचा को कितने में डिवाइड कर रहे हैं? दो हिस्सों में, ऊपरी और निचली। तो मैं बनाऊंगी बाह्य त्वचा इस तरीके से, ये मैंने ऊपरी बनाई, तो यहाँ पर बाह्य त्वचा इस तरीके से बेलनाकार जो कोशिकाएं होती हैं उससे बनी हुई होती है। और इसमें क्योंकि रंध्रों की अधिकता होती है तो यहाँ पर आप रंध्र ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये रंध्र हो गए और ये ऊपरी बाह्य त्वचा हो गई और ये निचली अधिचर्म या बाह्य त्वचा हो गई। ठीक है, अब क्या डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? तो देखो, यहाँ पर जो ऊपरी बाह्य त्वचा है और निचली बाह्य त्वचा में डिफरेंशिएशन इसलिए है बेटा, क्योंकि जो हमारे द्विबीजपत्री पादप है वो तने के जो मुख्य अक्ष होता है उसके समानांतर में लगी हुई होती है, समकोण पर लगी हुई होती है। समकोण मतलब 90 डिग्री के एंगल पे लगी हुई होती है। तो ये लीफ इस तरीके से लगी होती है, तो ऊपर की तरफ प्रकाश क्या होता है? ज्यादा पहुंचता है, और नीचे क्या होता है? कम पहुंचता है। आगे बात समझ में। एक भी बीजपत्री पादप में तो इस तरीके से लगी होती है कि दोनों ही सतह पर प्रकाश की मात्रा क्या होती है? पत्ती के बराबर पहुंचती है। लेकिन द्विबीजपत्री में क्या होता है? दो सतह बन रही है। रीजन, ऊपर की सतह में प्रकाश का ज्यादा पहुंचना, जैसे कि ये मेन तना है, इस पे लीफ ऐसे लगी हुई है और ऊपर से प्रकाश आ रहा है, तो बेटा नीचे पहुंचेगा क्या? नहीं। कहाँ पहुंचेगा? प्रकाश सिर्फ यही पहुंचेगा। तो ऊपरी सतह पर प्रकाश क्या होता है? ज्यादा पहुंचता है, और निचली सतह पर क्या होता है? कम पहुंचता है। इसीलिए प्रकाश की मात्रा की वजह से जो उत्तक होते हैं उनमें क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। अब देखो, ये हमारी ऊपरी अधिचर्म है, ये निचली अधिचर्म है। एकल कोशिकीय स्तर होता है, यानी सिंगल कोशिकाएं मिलकर इस परतों का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। अब मैंने आपको चूंकि कहा कि इसके अंदर क्या होता है? ऊपर प्रकाश ज्यादा पहुंचता है और नीचे कम पहुंचता है। ठीक है, जहां प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा वहां से वाष्पोत्सर्जन यानी H2O की मात्रा भी ज्यादा रिलीज होगी पौधे में से, है ना। तो इस जो वाष्पीकरण की क्रिया हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण जो क्रियाएं होती है उसको उसकी मात्रा को कम करने के लिए, है ना, पानी जितने ज्यादा छिद्र अगर ऊपर होंगे, इस ऊपरी सतह से छिद्र ज्यादा होंगे तो पानी का लॉस क्या होगा?
ज्यादा होगा और पानी का लॉस अगर ज्यादा होगा तो पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो इसी को कम करने के लिए क्या होता है, ऊपरी अधिचर्म जो होती है उस पे रंध्र क्या होते हैं, बिल्कुल या तो कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं, जबकि निचली सतह पर रंध्रों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये मेन डिफरेंस है ऊपरी और निचली सतह पर, कि ऊपरी अधिचर्म जो होती है या बाह्य त्वचा जो होती है उस पे रंध्र या तो कम होंगे या फिर अनुपस्थित होंगे, जबकि क्या होता है, निचली जो अधिचर्म होती है उसके अंदर रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रखना। ये तो बात हुई द्विबीजपत्री की, ठीक है। और एक बीजपत्री में क्योंकि प्रकाश ऊपर और नीचे समान मात्रा में पहुंच रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो दोनों ही सतह पर रंध्र की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, एक बीजपत्री में। जबकि द्विबीजपत्री में ऊपर कम नीचे ज्यादा होती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए ये जो त्वचा होती है, यहाँ पर क्योंकि ऊपरी सतह पर द्विबीजपत्री में प्रकाश ज्यादा पहुंच रहा है, इसीलिए यहाँ पर जो इस अधिचर्म के ऊपर क्यूटिकल जो पाई जाती है, जो उपत्वचा पाई जाती है, वो मोटी होती है, ठीक है, कंपैरिजन टू इस उपत्वचा के। यानी निचली वाली अधिचर्म की जो उपत्वचा होती है, देखो अधिचर्म है ये ऊपरी और ये निचली अधिचर्म, अब इसके ऊपर भी एक पतली सी या हम बोले कि एक झिल्लीदार या एक और संरचना होती है, सतह होती है, जिसको हम उपत्वचा बोलते हैं, क्यूटीन की बनी हुई होती है, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो, क्योंकि प्रकाश इधर ज्यादा पहुंच रहा है ऊपरी सतह पर, इसीलिए ये मोटी होती है इस नीचे वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। जबकि एक बीजपत्री में भी उपत्वचा पाई जाएगी अधिचर्म के ऊपर, लेकिन ऊपर और नीचे की मोटाई में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पर ये मोटी और ये पतली है उपत्वचा, लेकिन एक बीजपत्री में क्योंकि प्रकाश दोनों सतह पर बराबर पहुंच रहा है, इसलिए उपत्वचा की मोटाई में कोई अंतर नहीं होता है। आगे बात समझ में। तो ये आपके जो बाह्य त्वचा है वो कंप्लीट होती है, एक कोशिकीय परत होती है, ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर वाली जो सतह होती है उसमें क्या होता है, रंध्र जो होते हैं नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं। इसके ऊपर जो उपत्वचा पाई जाती है वो अत्यधिक क्या होती है, मोटी होती है, और निचली अधिचर्म होती है उस पे रंध्र की जो है अधिकता होती है, लेकिन इसके ऊपर पाई जाने वाली उपत्वचा इसके कंपैरिजन में क्या होती है, थोड़ी सी पतली होती है। समझ में आ गया। अब आता है दूसरा उत्तक हमारा, वो आता है हमारा पर्ण मध्योतक, ठीक है। अब पर्ण मध्योतक एक बीजपत्री में तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे में गोल गोल स्पंजी प्रकार का है ना। लेकिन यहाँ पर द्विबीजपत्री के पर्ण मध्योतक को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं, दो, खंभ उत्तक और स्पंजी। खंभ में क्या होगा, कोशिकाएं ऐसी लंबी होगी, खंभ यानी लंबी, तो आकार में कैसी होगी, इस तरह से लंबी होगी बेटा, ये जो खंभ उत्तक की कोशिकाएं हैं। और ये पाई जाती है कहाँ पर, ऊपरी अधिचर्म के पास में, ठीक है। जो ऊपरी अधिचर्म या बाह्य त्वचा है उसके पास में इस तरीके से पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें अंतराकोशिक अवकाश जो मिलता है कोशिकाओं के बीच में, या तो क्या होगा, देखो लंबी कोशिकाएं होगी, ठीक है, किसके नीचे पाई जाएगी, ऊपरी अधिचर्म के नीचे पाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके बीच में अंतराकोशिक अवकाश या तो अनुपस्थित होगा या फिर बहुत कम होगा। आगे बात समझ में। कोशिकाओं के बीच में जो गैप है वो काफी कम होगा या फिर अनुपस्थित होगा। तो खंभ उत्तक की ये विशेषता है, नाम है खंभ उत्तक। खंभ यानी खंबा, खंबा कैसा होता है, लंबा, याद रखो, है ना। तो खंभ उत्तक जो होती है वो ऊपर पाई जाती है, ठीक है, ऊपरी अधिचर्म के नीचे। इनके बीच में अंतराकोशिक अवकाश क्या होते हैं, कम होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन कोशिकाओं की ये जो भित्ति आप देख रहे हो, कोशिका भित्ति, उसके पास में हरित लवक काफी मात्रा में पाया जाता है। आ रही बात समझ में। हरित लवक जो है काफी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये क्या करेगी, खंभ उत्तक की कोशिकाएं जो है भोजन निर्माण का कार्य करेगी। हाँ, एक चीज और है बेटा कि ये जो रंध्र होते हैं, द्विबीजपत्री के अंदर जो रंध्र होते हैं
उनके जो साइड में कोशिकाएं होती है जो कि द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये रंध्र हो गया, ठीक है, और इसके साइड में जो द्वार कोशिकाएं होती है वो वृक्काकार होती है। ये चीज ध्यान रखना। रंध्र के द्विबीजपत्री में जो रंध्र होता है यानी ये जो स्टोमेटा होते हैं उनके दोनों ओर जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती है वो कैसी होती है, वृक्क के आकार की, किडनी के आकार की होती है, राजमा के आकार की होती है। जबकि कल मैंने एक बीजपत्री में बताई थी आपको कि किस आकार की होती है, डंबल के आकार की होती है। इनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, और इसमें भी क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ये चीज आप क्या करना, ध्यान रखना। और हरित लवक इसमें भी पाया जाता है जो हमारा खंभ उत्तक होता है उसकी जो कोशिकाओं की जो भित्ति होती है उस अरीय भित्ति के पास में हरित लवक की जो संख्या होती है वो ज्यादा पाई जाती है। समझ आ गया। अब इसके नीचे की ओर यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा खंभ उत्तक, ठीक है, और ये हमारी निचली जो है बाह्य त्वचा या अधिचर्म है। तो खंभ उत्तक से लगाकर इस निचली बाह्य त्वचा के अंदर गोलाकार ढीला उत्तक भरा रहता है जिसे हम बोलेंगे क्या चीज, स्पंजी उत्तक। आ रही है बात समझ में। एक बीजपत्री में तो पूरे में ही स्पंजी था, क्यों, क्योंकि प्रकाश की मात्रा दोनों ही लेवल पर समान पहुंच रही थी, लेकिन द्विबीजपत्री में प्रकाश ऊपर ज्यादा पहुंचता है ऊपरी पृष्ठ पर और निचले पृष्ठ पर कम पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर खंभ उत्तक, खंभ के बाद यहाँ पर जो पर्ण मध्योतक का दूसरा उत्तक पाया जाता है वो स्पंजी होता है। स्पंजी की कोशिकाएं गोलाकार होती है और आपस में यहाँ पर अंतराकोशिक अवकाश बिल्कुल था ही नहीं, तो ये कोशिकाएं आपस में ज्यादा चिपकी हुई है खंभ उत्तक की, जबकि ये जो कोशिकाएं हैं है ना स्पंजी उत्तक की, ये ढीली होती है। ढीली होने का मतलब इसमें अंतराकोशिक अवकाश भी क्या होगा, काफी बड़ा होगा, ठीक है। अंतराकोशिकीय अवकाश क्या होगा, इसमें बड़ा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा इसकी कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक बीजपत्री द्विबीजपत्री का अंतर है, तो ये चीज ध्यान रखो। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी कोशिका लंबी थी, इसकी कैसी है, गोलाकार है, ठीक। इसमें क्या होता है, हरित लवक की अधिकता है, इसमें हरित लवक जो है वो कम पाया जाता है। स्पंजी उत्तक में हरित लवक क्या होता है, हरित लवक कम है, और इसमें हरित लवक क्या है, खंभ में हरित लवक अधिक है। आ रही बात समझ। तो हरित लवक कैसा होता है, हरा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें पर्ण हरित पाया जाता है ना। तो अब क्योंकि स्पंजी उत्तक में हरित लवक क्या है, कम पाया जाता है, ठीक है, यानी पर्ण हरित नहीं है, और पर्ण हरित की वजह से पत्तियां क्या होती है, ग्रीन नजर आती है। तो ये वाली जो नीचे वाली सतह होती है ना द्विबीजपत्री में, ऊपर वाली थोड़ी डार्क ग्रीन होती है और नीचे वाली क्या होती है, थोड़ी कम ग्रीन होती है। तो आप सतह पहचान सकते हो इजीली कि ऊपर वाली कौन सी होती है और नीचे वाली। जिधर खंभ उत्तक होगा वहां पर हरित लवक क्या होगा, ज्यादा होगा। हरित लवक ज्यादा होगा दैट मीन्स उसमें पर्ण हरित या क्लोरोफिल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वो सतह कैसी दिखेगी, ज्यादा ग्रीन दिखेगी। और जिधर स्पंजी उत्तक होगा, निचली सतह है ना आधारीय सतह, उधर क्या होगा, स्पंजी उत्तक पाया जाता है। स्पंजी उत्तक की वजह से वहां पर क्या होगा, हरित लवक की मात्रा कम पाई जाती है, और हरित लवक कम पाए जाने की वजह से क्या होगा, वो जो सतह है हमें कम ग्रीन दिखेगी। समझ आ गया। तो ये होता है। फिर लास्ट लेयर जो है हमारी, वो लास्ट जो उत्तक आता है इसका, वो आता है संवहनपूल। तो संवहनपूल कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, यानी जाइलम संयुक्त होते हैं, यानी जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। जाइलम बाहर की ओर और फ्लोएम अंदर की ओर होता है, ठीक है, नीचे की ओर होता है। यानी जाइलम जो होगा खंभ उत्तक की ओर होगा, और ये जो नीचे की ओर आप निचली अधिचर्म देख रहे हो उसकी तरफ आपको फ्लोएम मिलेगा, और जाइलम ऊपरी अधिचर्म की ओर देखने को मिलेगा। प्लस ये अवर्धी होते हैं। अवर्धी होने का मतलब इनमें एधा नहीं पाई जाती। एधा नहीं होती इसका मतलब द्वितीय वृद्धि पत्तियों में नहीं पाई जाती, ठीक है। तो संयुक्त होते हैं, अवर्धी और समपार्श्विक है, क्योंकि यहाँ जाइलम बीच फ्लोएम के दोनों ओर, जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम नहीं है, तो कैसे है, समपार्श्विक है, ठीक। तो संवहनपूलों की विशेषता होती है कि संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं और अवर्धी होते हैं। जाइलम किधर होता है, ऊपरी अधिचर्म की ओर, फ्लोएम निचली अधिचर्म की ओर। इनके बीच में एधा नहीं होती, इसीलिए कैसे होते हैं, अवर्धी प्रकार के होते हैं। आगे बात समझ में। अब कल हम लोगों ने देखा था कि जो एक बीजपत्री पादप है
उनके संवहन पूल के यहाँ पर कौन सी थी, दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं पाई जाती थी, लेकिन द्विबीजपत्री में यहाँ पर इनके बीच में कौन सी स्थूल कोणीय अतिवृद्धियां मिलेगी। यहाँ पर स्थूल कोणीय जो कोशिकाएं हैं या अतिवृद्धि देखने को मिलती है, और जाइलम और फ्लोएम के चारों ओर एक जैकेट जैसी संरचना बनी हुई होती है मृदुतकीय कोशिकाओं से, जिसे हम बोलते हैं पूल आच्छंद। तो पूल आच्छंद भी पाया जाता है। समझ में आ गया। यानी अगर हम देखें जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर तो इस तरीके से है संवहन पूल की, कि सबसे पहले यहाँ पर मृदुतकीय कोशिकाओं का एक आवरण होगा जिसे हम बोलेंगे पूल आच्छंद। ठीक है, तो ये पूल आच्छंद है। उसके बाद यहाँ पर जाइलम ऊपर की तरफ, और इधर क्या है, फ्लोएम है। बीच में एधा नहीं होगी, ये जाइलम की वाहिकाएं हम बना देते हैं ऐसे, और ये हम फ्लोएम की कोशिकाएं बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसके ये जो संवहन पूल है उसके और इस ऊपरी अधिचरण के बीच में स्थूल कोणीय अतिवृद्धियां पाई जाती है दोनों ओर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, संवहन पूल की स्ट्रक्चर हो गई। तो ये हमारी क्या हो गई बेटा, द्विबीजपत्री पर्ण हो गई, जो कि 3 उत्तकों से मिलकर बनी हुई होती है।